हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की और जैसे कि आप लोग जानते हैं रिवीजन हमारा यहाँ पर चल रहा है। प्रश्नों के उत्तर हम लोग देख रहे हैं, किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो आज के सेशन में इसे ही कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर चल रहा था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में कई सारे प्रश्न देख लिए थे। व्हेन इज हैंड पिकिंग यूज? हस्तचयन का प्रयोग कब किया जाता है? तो हस्तचयन का प्रयोग कम मात्रा में उपस्थित अनावश्यक पदार्थों को अलग करने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त आवश्यक पदार्थों को भी अलग किया जा सकता है अगर वो कम मात्रा में उपस्थित है। What is threshing? How is it done? ऐसी प्रक्रिया जिसमें अनाज को डंठल वाले भाग से पृथक किया जाता है उसे थ्रेसिंग कहते हैं और इस प्रक्रिया में डंठल को पीट कर अनाज के दाने अलग किए जाते हैं। कभी कभी जब अधिक मात्रा में अनाज को अलग करना होता है तो बैलों व मशीनों की सहायता से थ्रेशिंग की जाती है। ठीक है ना? तो ये प्रश्न हमने क्योंकि लास्ट सेशन में 2-3 बार पढ़ चुके हैं हम, तो क्विकली हम लोग इनको देख रहे हैं कि क्या क्या प्रश्न है और कैसे उनका आंसर लिखा गया है। विच टाइप ऑफ सेपरेशन इज यूज्ड इन कैशू नट फैक्ट्रीज? कैशू नट फैक्ट्री या काजू फैक्ट्री में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो चालन यानी सीविंग जो है उस विधि का प्रयोग किया जाता है। गिव एन एग्जांपल ऑफ सीविंग यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। दैनिक जीवन में चालन के प्रयोग का उदाहरण दीजिए। आटे से चोकर को अलग करना इसका एक उदाहरण है। नेम सम मटेरियल्स दैट आर यूज्ड एज फिल्टर्स। कुछ पदार्थों के नाम बताइए जिनका फिल्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सूत हो गया, सिरेमिक हो गया, फिल्टर क्लॉथ हो गया या फिल्टर पेपर हो गया, ये सब प्रयोग में लाए जाते हैं, फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं। मिश्रणीय द्रवों को पृथक करने की 2 विधियों का नाम बताइए। तो डिकेंटेशन और सेपरेटिंग फनल का यूज किया जाता है। विच सब्सटेंस इज यूज फॉर लोडिंग? लोडिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? एलम, फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज द यूज ऑफ एलम इन लोडिंग? लोडिंग में फिटकरी का क्या प्रयोग है? तो फिटकरी सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया को तेज करती है और इसके अलावा रेत के कणों को या क्ले पार्टिकल्स को रैपिडली सेटल डाउन करने में हेल्प करता है। ठीक है ना? सो एलम इज यूज टू मेक द सेडिमेंटेशन फास्टर। बाय एडिंग एलम द क्ले पार्टिकल्स सेटल डाउन रैपिडली। ओके। Which process is used to separate bacteria from water? जल से जीवाणु को पृथक करने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो फिल्ट्रेशन यानी निस्संदन और बाय यूजिंग स्पेशल फिल्टर्स उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? व्हाट इज द यूज ऑफ डिकेंटेशन? निस्तारण का क्या उपयोग है? निस्तारण का प्रयोग द्रव से अविलेय ठोस को पृथक करने तथा 2 अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करने में किया जाता है। डिकेंटेशन इज यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। 2 इमिसिबल लिक्विड्स आर आल्सो सेपरेटेड बाय this process. Okay, what is filtration? निस्यंदन क्या है? When one component of a mixture is soluble in water and other component is insoluble in water, the soluble components gets dissolved in and insoluble one is separated by filtering the solution. Okay, जब मिश्रण का एक घटक जल में विलेय तथा दूसरा अविलेय होता है तो विलेय घटक जल में घुल जाता है तथा अविलेय घटक को छानकर पृथक कर लिया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? निस्यंदन कहते हैं। व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ इवेपोरेशन? वाष्पीकरण की सीमाएं और कमियां क्या है? मिश्रण का वह द्रव या द्रव जो वाष्पीकृत हो जाता है उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये इसका ड्रॉबैक है। नेम द प्रोसेस ऑफ टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से सॉल्ट को ऑब्टेन करने के लिए कौन सी प्रोसेस काम में लाई जाती है? तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा नमक को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना? चलिए, विच टाइप ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय इवेपोरेशन? वाष्पीकरण के द्वारा किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जाता है? तो वाष्पीकरण का प्रयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जाता है। तो द्रव में घुला ठोस, द्रव हो गया पानी और उसमें घुला ठोस जैसे नमक। ठीक है? डिस्क्राइब द मेथड टू ऑब्टेन प्योर सॉल्ट फ्रॉम रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट से प्योर सॉल्ट को कैसे प्राप्त करते हैं? तो सबसे पहले उसको क्रश किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है और फिर उसको क्या किया जाएगा? वहां पर जल के साथ मिलाया जाएगा, घोला जाएगा, फिर फिल्टर किया जाएगा, फिर पानी में घुली हुई जो नमक है उसको इवेपोरेशन के द्वारा प्राप्त किया जाएगा। फर्स्ट द मिक्सचर इज क्रश्ड एंड ग्राइंडेड, वाटर इज देन एडेड एंड फिल्टर्ड, प्योर सॉल्ट इज कलेक्टेड एज फिल्ट्रेट which is heated for evaporation. Water evaporates off and pure salt is left. Okay, how will you separate pure water from a solution of salt in sea water?
शुद्ध जल को कैसे प्राप्त करेंगे जबकि आपके पास जल के साथ लवण का या नमक का मिश्रण है। तो आप क्या करेंगे, जो भी पानी है आपके पास जिसमें नमक घुली हुई है उसको सबसे पहले उसका वाष्पीकरण करेंगे। वाष्पीकरण के द्वारा पानी जो है वो भाप में बदलेगा, फिर उस भाप को आप कंडेंसेशन के थ्रू पानी में वापस बदलेंगे और आपको पानी अलग प्राप्त हो जाएगा, नमक अलग प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से आपने शुद्ध जल को प्राप्त कर लिया है, ठीक है ना। चलिए, राइट ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के विपरीत प्रक्रिया क्या है? तो कंडेंसेशन यानी संघनन, संघनन के विपरीत प्रक्रम को वाष्पीकरण कहा जाता है। वाष्पीकरण में आपने क्या कहा, पानी को गर्म करेंगे और गर्म करने से वो भाप में बदल रही है, ठीक है, पानी से भाप बना है। कंडेंसेशन यानी संघनन वाष्पीकरण के विपरीत है, तो यहाँ पर भाप से बनेगा पानी। वहां पर आपने कहा पानी को गर्म करने पर भाप मिल रहा है, यहाँ पर भाप को ठंडा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, पानी प्राप्त होगा। तो ठीक एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया ये है। ओके, चलिए लिखा सभी ने। वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रिया को आपने देखा है घरों में। नॉर्मली आप क्या करते हैं, किसी वेसल में आपने पानी लिया, उस पानी को आप लोग गर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। गर्म करने पर होगा क्या, एक टेम्परेचर के बाद पानी आपका भाप बनना शुरू कर देगा। जब पानी आपका भाप में बदल रहा होता है उस समय अगर आपने उसके ऊपर ढक्कन रख दिया तो आप क्या देखते हैं, पानी की कुछ बूंदें ढक्कन की उस ओर भी हैं जो पानी के साथ आपका पानी की साइड को है या जो कवर कर रहा है, जो साइड कवर कर रही है उस वेसल को, ठीक है ना। तो वो पानी की बूंदें उस ढक्कन की सतह पर कहाँ से आई? तो पहला आपने कहा पानी को गर्म करने पर वो भाप में बदला, ठीक है ना। दूसरा, जब आपने उस पर ढक्कन रखा तो उस ढक्कन ने उस पर एक प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है ना, दबाव बढ़ाया। उसके अतिरिक्त ढक्कन आपका ठंडा हो सकता है तो टेम्परेचर भी कम किया। टेम्परेचर कम करने और दबाव बढ़ाने से जो भाप बन चुकी थी वो भाप से वापस संघनित हो करके आपका पानी में बदल गई, ठीक है ना। तो दो प्रक्रियाएं हो गई, एक वाष्पीकरण की जहां पर पानी भाप में बदला और दूसरा संघनन की जहां पर भाप से वापस पानी आपको प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए, इसीलिए दोनों प्रक्रम क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। चलिए, हाउ इज कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से कॉमन सॉल्ट को कैसे प्राप्त किया जाता है? When seawater is allowed to evaporate in shallow pits, water gets heated by sunlight and changes into water vapor by the process of evaporation, leaving behind impure solid salt. Now, the lumps of impure common salt are crushed to get powdered salt. The powdered common salt is dissolved in water to prepare a solution. Now, the solution of common salt is filtered to remove insoluble impurities. The clear solution is evaporated by heating to remove the water content to obtain a concentrated solution of common salt. The hot and concentrated solution is allowed to cool. On cooling, crystallization takes place and crystals of pure common salt are obtained. ठीक है, क्या क्या हुआ? When sea water is allowed to evaporate in shallow pits, सबसे पहले समुद्री जल को रोका जाता है, shallow pits बनाए जाते हैं, उतले गड्ढे बनाए जाते हैं. Waters get heated by sunlight and changes into water vapor by the process of evaporation, leaving behind impure solid salt. होगा क्या, शैलो पिट्स में आपने पानी रोका हुआ है, पानी के अंदर क्या है, नमक घुली हुई है। अब क्या होगा, सनलाइट उस पर पड़ेगी, उस पानी पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और सूर्य के प्रकाश के कारण उस पानी का तापमान बढ़ेगा और वो वाष्पीकृत होना शुरू कर देगा। और वाष्पीकृत के करण के पश्चात जो वहां पर उसमें नमक घुली हुई थी वो एज इट इज शैलो पिट्स उतले गड्ढों में रह जाएगी, लेकिन वो कैसी है, इम्प्योर है, ठीक है ना। देन Now the lumps of impure common salt are crushed to get powdered salt. अब lumps होंगे उसमें, वो पाउडरी फॉर्म में नहीं होगा तो उसको पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, उस नमक को पाउडर के रूप में कन्वर्ट
किया जाएगा, ठीक है ना, क्रश किया उसको, देन द पाउडर्ड कॉमन सॉल्ट इज डिजोल्व्ड इन इम्प्योरिटीज इन वाटर टू प्रिपेयर अ सोल्यूशन। अब क्या किया जाएगा, जो क्रश किया है आपने उसको पानी के साथ घोला जाएगा। नाउ द सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इज फिल्टर टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। जो उसमें इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं, जो पानी के साथ घुली नहीं है, जो प्योर सॉल्ट होगा वो तो पानी में घुल जाएगा पानी में डालते ही, लेकिन उसमें जो इम्प्योरिटीज होंगी वो घुलेंगी नहीं। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप फिल्टर करेंगे, ठीक है, छानेंगे। और छानने से होगा क्या, छानने से आपका जो नमक पानी के साथ घुली हुई है वो तो छन करके अलग हो जाएगी, लेकिन जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं, अविलेय अशुद्धियां हैं, वो उस स्ट्रेनर में या फिल्टर पेपर में जो भी आप प्रयोग में ला रहे हैं उसमें ही रह जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, द क्लियर सोल्यूशन इज इवेपोरेटेड बाय हीटिंग टू रिमूव द वाटर कंटेंट टू ऑब्टेन अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। अब आप क्या करेंगे, जो फिल्ट्रेट आपको प्राप्त हुआ है यानी नमक और पानी का घोल प्राप्त हुआ है, उसको आप वाष्पीकरण की प्रक्रिया में लेकर जाएंगे और क्या होगा, पानी आपका वाष्पीकृत हो जाएगा और कॉमन सॉल्ट आपकी वैसे ही रह जाएगी। द हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन इज अलाउड टू कूल ऑन कूलिंग। अब पानी को आपने क्या किया है, इवेपोरेट किया और कॉन्सेंट्रेटेड बनाया, उसको कॉन्सेंट्रेटेड बनाने के बाद क्रिस्टलाइजेशन होगा और क्रिस्टलीकरण में क्या होगा, आपको क्रिस्टल प्राप्त होंगे प्योर सॉल्ट के। ओके, तो ये पूरी प्रक्रिया थी आपकी, जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर हम लोग आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्युबिलिटी। विलेयता से आप लोग क्या समझते हैं। विलेयता बेसिकली डिसॉल्व होने की जो कैपेसिटी है वही है, ठीक है ना। The maximum mass of a solute that can be dissolved in 100 gram of the solvent at any specific temperature is called solubility, ठीक है ना। विलेयता क्या है, 100 ग्राम सॉल्वेंट में आप जितनी मात्रा में विलेय को घोल सकते हैं किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, इसी को क्या कहा जाता है, विलेयता आपका कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करेंगे। विलेयता को बढ़ाने के अलग अलग से कारक होते हैं। जैसे आप टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर डायरेक्ट अफेक्ट करता है किसी भी चीज की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। अगर आप किसी भी चीज का तापमान बढ़ा रहे हैं, किसी भी पदार्थ का तापमान बढ़ा रहे हैं, वो द्रव अवस्था में है और उसमें कोई भी आप ठोस को घोलना चाह रहे हैं, तो वो अपेक्षाकृत रूप से जल्दी घुलेगा। क्यों, क्योंकि तापमान बढ़ने से क्या हो रहा है, वाष्पीकरण की दर आपकी बढ़ रही है, यानी कि बहुत जल्दी वाष्पीकरण होगा अगर तापमान बढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलिए नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज वाटर अ यूनिवर्सल
सॉल्वेंट, सार्वत्रिक विलायक इसको क्यों कहा जाता है, या वैश्विक विलायक वाटर को कहा जाता है? तो जल एक बहुत अच्छा विलायक है। इसमें जो होती है सभी पदार्थों को अपने में घोलने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी में क्या इफेक्ट है टेम्परेचर का? ठीक है ना, ये मैंने पहले भी बताया आपको कि तापमान बढ़ने से क्या होता है, विलेयता बढ़ जाती है किसी भी चीज की, ठीक है ना। solubility increases when the increase in temperature takes place. ओके, जब भी तापमान बढ़ाया जाएगा तो तापमान बढ़ाने के साथ साथ solubility भी बढ़ जाएगी। ओके, जैसे आपने देखा होगा कि आपने ठंडे पानी में चीनी डाली तो जल्दी से घुलती नहीं है, लेकिन अगर पानी को गर्म कर लिया है तब चीनी डालेंगे तो जल्दी से घुल जाती है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई वहां पर, ठीक है ना। और क्या, किसके कारण? आपने गर्म किया, यानी कि तापमान बढ़ाया। और व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी? विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा तापमान का? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि तापमान बढ़ाने से विलेयता बढ़ जाती है, ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा है कि चीनी को ठंडे पानी में डाला जाएगा तो जल्दी से घुलती नहीं है, लेकिन अगर गर्म पानी में आपने चीनी को डाला तो वो घुल जाती है। तो गर्म पानी से क्या तात्पर्य है कि तापमान बढ़ाया गया, तापमान बढ़ाने से हुआ क्या कि विलेयता वहां पर बढ़ गई और चीनी जल्दी से घुल गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक आप क्या कहेंगे कि सॉल्युबिलिटी जो है वो जो टेम्परेचर है उस पर डायरेक्टली डिपेंड करती है, ठीक है ना। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त और असंतृप्त विलयन के बीच में आपको अंतर बताना है, डिफरेंशिएट करना है दोनों को कि क्या होता है। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें आप और विलेय को घोल सकते हैं, जबकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे होते हैं कि अब आप उसमें और विलेय को घोल नहीं पाएंगे। आप उसको गर्म करते हैं और गर्म करने से थोड़ी और मात्रा उसमें घुल जाती है, फिर वो सुपर सैचुरेटेड बन जाते हैं, ठीक है ना। Saturated solution, a solution in which no more solute can be dissolved at a given temperature. जैसे सपोज आपने 25 डिग्री सेल्सियस पर आपने पानी को लिया है, उसमें आप चीनी को घोले जा रहे हो, ठीक है ना, घोले जा रहे हो, एक समय बाद चीनी घुलना बंद कर देगी। जब चीनी घुलना बंद कर देगी तो वो सोल्यूशन अब कहलाएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी संतृप्त विलयन। लेकिन उस सैचुरेशन से पहले जब आप चीनी को घोल रहे थे और चीनी घुल रही थी, वो पूरे असंतृप्त विलयन कहलाएंगे, ठीक है ना। सैचुरेटेड सोल्यूशन आपका गरम किया जाता है और गरम करने पर उसमें थोड़ा और चीनी को घोला जा सकता है, जिससे वो सुपर सैचुरेटेड बाद में कहलाते हैं जब वो ठंडे हो जाते हैं। While unsaturated solution, a solution in which more solute can be dissolved at any temperature, ठीक है ना, किसी भी टेम्परेचर पर जब आप क्या कर रहे हैं, कितना ही सोल्यूट उसमें डिसॉल्व कर पा रहे हैं, तो वो क्या है, अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त विलयन है। ओके, चलिए। ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन विच पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम। सेंट्रीफ्यूगेशन जब होता है आपके जिसमें कि आपने बटर वगैरह को अलग करने का प्रोसेस आपने बताया, तो उसमें कौन से पार्टिकल आपके सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हैवियर ऑलवेज, जब भी आप सेटल डाउन होने की बात करते हैं तो जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं, हैवी पार्टिकल्स होते हैं, वो सेटल डाउन होते हैं।
heavy particles settle down at the bottom and lighter particles फ्लोट एट द टॉप ऑफ द लिक्विड, ठीक है ना। द्रव के ऊपर हल्के पार्टिकल आपके फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, और जो भारी कण होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी नीचे बैठ जाते हैं। चलिए पहले इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, देन उसको नोट करेंगे। ओके, जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर नोट करेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के कुछ और प्रश्नों के उत्तर को जाना। यहाँ तक आप चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। बाकी कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।